अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट नॉर्मल क्लास की फाइनल क्लास है, लेकिन एफ है, ये फाइनल नहीं है। इसके बाद बस एक और क्लास रहेगी, ठीक है जी। तो कोशिश करके इस क्लास के अंदर ये छोटे मोटे जो काम रह गए हैं बाकी सारे चैप्टर्स के कर लेते हैं, फिर एक ब्रेक लेंगे आधे घंटे की। उसके बाद फिर एनपीओ के अंदर जो स्टैंडर्ड्स आए हैं उसमें थेरेटिकली कौन सी बातें मैंने डिस्कस करनी, क्योंकि मेरा अंदाज़ा है कि थेरेटिकली ही उनको टेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो एनपीओ के सवाल हमने सारे कर लिए हैं। आई के अपने जो दिए हुए अपनी किताब में वो भी सारे ही हो गए। आई के अपने पास पेपर्स ही दिए होते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक अंदाज़ा है, वैसे नई चीज़ आए ना तो बंदा इतना श्योर भी नहीं होता, लेकिन जो अंदाज़ा है देखने से वो यही लगता है कि वो न्यूमेरिकली तो उसको अलग से कोई पॉइंट डाल दे तो शायद जितनी डिस्कशन होगी उससे यूज़ करके वो कर भी सकते हैं, वरना वो एमसीक्यूज़ के अंदर ही शायद इसको टेस्ट कर रहा हो। फिर भी उसके लिए जो है वो आखिरी विंडो हम रख लेते हैं, उसमें घंटा लगे डेढ़ लगे हम उसको ज़रा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले अब कोशिश करनी है, आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से बैठना है, खामोशी से बैठना है, ताकि जितना काम बाकी है वो सारे का सारा काम हम कर सकें। ओके, अच्छा जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एक कॉन्सेप्ट हमारा पेंडिंग है, बाय बैक ऑफ शेयर्स का, ठीक है। तो ये 10 मिनट से भी कम टाइम में समझ आ जाएगा अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो। ओके, बाय बैक ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है उसकी कोई एग्जांपल आईके की किताब में नहीं थी कि कोई एक एग्जांपल हो, कोई सवाल हो, ठीक है ना। तो इसलिए एक छोटी सी एग्जांपल मैंने इसी हैंडआउट में बनाई हुई है। उस एग्जांपल से मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आईके अपनी किताब में ना सिर्फ एंट्रीज कर दी हैं और उसके बाद एक फॉर्मेट बना के उसमें एक जो है वो माइनस करके शो कर दिया फिगर। बस कर देना यार अब बातों की। तो एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। समझ आ जाए तो 5 मिनट, ना समझ आए तो 10 मिनट, इसलिए 5 मिनट की कोशिश करेंगे। मैंने इसमें एंट्रीज वैसे छोड़ दी हैं, ठीक है। एक एक एंट्री जो समझाने वाली एंट्री है, उसके अलावा बाकी सवाल पहले पढ़ते हैं, सोल्यूशन इंशाल्लाह यहीं पे फिर आपको इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन कर भी लेते हैं। अ कंपनी बाय बैक यानी परचेज, जिसको रीपरचेज भी कहते हैं, इट्स ओन 50,000 शेयर्स। कंपनी ने अपने ही शेयर्स, यार कंपनी अपने शेयर्स खरीदती क्यों है? इसकी कई रीज़न हो सकती हैं, लेकिन आपको जो आसानी से समझ आ जाएगी वो रीज़न है ईपीएस को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ईपीएस को इम्प्रूव करना चाहे कंपनी तो अपने ही शेयर होल्डर से खरीद लेती है। शेयर्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, अभी देखते हैं ना, नंबर ऑफ शेयर्स अपने शेयर्स खरीद के उन्हें कैंसिल कर देती है, ठीक है। जैसे शेयर कंसोलिडेशन के अंदर भी शेयर कम हो जाते हैं ना, तो बायबैक के अंदर भी शेयर्स कम हो जाते हैं। तो जब शेयर्स कम होते हैं तो डिनोमिनेटर कम हो जाता है, ईपीएस इंप्रूव हो जाती है। या एक और रीज़न भी आपको समझ आ सकती है, प्रोमोटर्स किसे कहते हैं? जो बिजनेस को शुरू करने वाले लोग होते हैं। प्रोमोटर्स जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने वाले लोग थे, नॉर्मली वो डायरेक्टर्स भी वही होते हैं, ठीक है ना। अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी हो तो उसके अंदर प्रोमोटर्स ही होते हैं, वो लोग जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था। तो हो सकता है प्रोमोटर्स की होल्डिंग मजीद इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो जनरल पब्लिक से जो थोड़े थोड़े शेयर्स लोगों के पास थे ऑफर करके ख़रीद लेते हैं। और जाहिर सी बात है, वैसे तो हमें तीनों केसेस ही पढ़ लेंगे हम, कि जब वापस खरीदने लगे शेयर्स तो पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे ख़रीद लिए। वापस खरीदने लगे शेयर्स तो प्रीमियम पे करके ख़रीदा फेस वैल्यू पे। वापस खरीदने लगे तो डिस्काउंट पे वापस खरीद लिए। पढ़ तो तीनों लेंगे, लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना प्रैक्टिकली, तो जो ईपीएस इंप्रूव करने के लिए या प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ाने के लिए बाय बैक का काम करते भी हैं। यार ये फिर मिसिंग कर रहा था, ठीक है। कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर्स अगर करती भी है, ठीक है, तो मार्केट प्राइस से भी ना कुछ ऊपर पे करना पड़ जाता है उन लोगों को शेयर देने के लिए। मार्केट के अंदर अगर वो 15 रुपये का शेयर बेच रहे हैं 10 वाला, ठीक है, तो हो सकता है वो कंपनी को 20 में देने में जो है वो राज़ी हों। लेकिन खैर ये तो एक थ्योरेटिकल सी बात है। मैं आपको वैसे बात की मार्केट के अंदर क्या होता है। हम तीनों ही सिनेरियोज पढ़ लेंगे। कंपनी खरीदने गई अपने उन शेयर होल्डर से शेयर्स, तो उनको डिस्काउंट पे भी खरीद सकती है, प्रीमियम पे भी, और पार वैल्यू पे भी, फेस वैल्यू पे भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अ कंपनी बाय बैक इट्स ओन 50,000 शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 10 ईच, पास जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन अंडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज।
परचेज इज मेड एट पार। अच्छा जरा सुनो, अब जरा बड़े ध्यान से सुनो। जब शेयर्स इश्यू किए जाते हैं तो क्या एंट्री होती है? मैं इसको ऑफ ही कर देता हूं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? तब तक वो आ जाते हैं बैटरी चेंज करने वाले। शेयर्स जब इश्यू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कैश डेबिट, कैश आया, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लोगों से कहा शेयर वापस ला दो, हमने आपसे शेयर्स वापस अपने ही खरीदने हैं, कंपनी खुद खरीदने लगी है, तो कैश पे करना पड़ेगा उनको। तो कैश, क्रेडिट और शेयर, और ये शेयर्स खरीदते हैं ना, इनको खरीद के बायबैक कैंसिल कर देती है कंपनी, ठीक है ना? तो शेयर कैपिटल कम हो गया, शेयर कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है? पहली एंट्री देखो, शेयर कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब यहां पे एक मसला आया। एंट्री अगली ना देखें, आपके लिए लिखी हुई है। मसला क्या आया वो जरा सुने। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जिस बंदे ने, जो ये ओनर है, शेयर होल्डर है, उसकी लायबिलिटी इस शेयर की हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा ही है ना? ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन है, एक तरफ शेयर्स पड़े हैं, दूसरी तरफ कैश पड़ा है, ये बैलेंस है, ठीक है? और लोगों ने उधार भी दे रखा हुआ है। अच्छे वक्तों के अंदर तो कोई मसला नहीं होता, क्रेडिटर्स को भी पता है कि हमारे पैसे मिल ही जाने हैं, लेकिन अगर कंपनी बंद हो जाए बुरे हालात की वजह से, तो क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए यही शेयर कैपिटल यूज होगा ना, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा था दूसरी तरफ एसेट्स से, डिफरेंट एसेट्स के साथ दूसरी तरफ एसेट्स पड़े होते हैं ना, ठीक है? अब जरा लॉजिक समझना है कि ये छोटी सी बात है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है। हमारे क्रेडिटर्स जो हैं लायबिलिटी साइड पे पड़े जो हैं, वो उन एसेट्स को देख रहे हैं जिनके अंदर कैश भी पड़ा है और सारा कुछ पड़ा है। उन्हें पता है कि कैश पड़ा है, चलो जब जरूरत हमारी टाइम आएगा तो हमें मिल जाएंगे, या अगर बंद हो जाएगा तो जो दूसरी तरफ बैलेंस शीट की दूसरी तरफ जो फिक्स एसेट पड़े हैं वो बेच के हमें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? अब आपने किया क्या? क्रेडिटर अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही खड़े थे, आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड से कैश निकाला और इधर से ओनर्स को, पुराने ओनर्स को, जो दूसरे शेयर होल्डर्स थे, उनको पे कर दिया। अपने पैसे बिजनेस से निकाले और पे कर दिए अपने ही ओनर्स को, शेयर कैपिटल कम कर दिया। क्रेडिटर्स ये देख रहे हैं। अब क्रेडिटर्स ने क्या देखा? बैठे बिठाए कैश कम हो गया और शेयर कैपिटल भी कम हो गया। टेंशन उन्हें लग सकती है, लगनी चाहिए ना? तो इसलिए उनकी तसल्ली के लिए जब भी कभी कंपनी बाय बैक करे ना अपने शेयर्स, तो उन्हें एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है अपने क्रेडिटर्स, लेंडर्स की तसल्ली के लिए कि जी जितने रुपए के हमने शेयर्स बाय बैक किए हैं ना, ये देखें उसके अलावा भी अपने रिटेन्ड अर्निंग्स में से हमने इतने पैसे निकाल के, उसके बराबर इतने पैसे निकाल के अभी से अलग कर लिए, क्योंकि अभी तो हमारे हालात अच्छे हैं। कल कला हम बंद होंगे ना, तो ये जो बाय बैक ऑफ शेयर्स की वजह से हमने पैसे अपने ओनर्स को वापस किए हैं ना, इससे परेशान ना हो, ये अलग से डिब्बा बना दिया हमने, जिसका नाम रखते हैं कैपिटल रीपरचेज रिजर्व, ठीक है? जैसे फंड बनाते थे एनपीओ के अंदर, ठीक है ना? तो उनकी तसल्ली के लिए रिटेन्ड अर्निंग में से थोड़े से पैसे निकाल के अलग से रख लिए जाते हैं, जो कि कैपिटल रिजर्व होते हैं। क्या मतलब? इनको फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते फॉर डिविडेंड। ये बात समझ आइए? कुछ कुछ समझ आइए, थोड़ी बहुत, ठीक है? तो शेयर कैपिटल जैसे ही आपने बाय बैक किया, शेयर्स कम हो गए, कैश कम हुआ, लेंडर्स को टेंशन पड़ गई। आपने कहा टेंशन मत लो, बहुत पैसे हमारे पास। पैसे जिस वक्त होते हैं भाई, सरप्लस कैश जिन दिनों में होते हैं, तो भी ये काम करती है ना कंपनी। सरप्लस कैश पड़ा है, क्या करें जी? कहीं और इन्वेस्ट कर दें। सरप्लस कैश पड़ा है, क्या करें? किसी को एक्वायर कर लें जाके। सरप्लस कैश पड़ा है, क्या करें? डिविडेंड के तौर पे बांट दें। सरप्लस कैश पड़ा है, क्या करें? ईपीएस इंप्रूव करते हैं, शेयर कैपिटल को बायबैक कर लेते हैं। तो सरप्लस कैश हो तो ये काम होते हैं। 4 चीजें बताई मैंने। सरप्लस कैश पड़ा हो ना, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। सरप्लस कैश पड़ा हो तो किसी और को खरीद लेते हैं, ये सबसे रिस्की काम होता है। डूब जाते हैं बिजनेस, एक्वायर करते हैं किसी और को, खुद भी डूब जाते हैं। 12 लाख रिस्की काम होता है। फिर डिविडेंड के तौर पे बांटना, यार डिविडेंड बांट दें क्या? उनको घर पे पैसे देकर ही भेजने, छोड़ो यार, इससे क्या फायदा होगा? इससे तो इक्विटी कम होनी है सीधी, ठीक है? तो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। फिर पैसे वेले पड़े हैं, चलो यार अपने शेयर ही खरीद लेते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़ जाएगी, ईपीएस भी बढ़ जाएगी, है ना? एक रीजन ये, थोड़ी वैलिडिटी लगती है। अब वेला पैसा पड़ा हुआ था, इन्होंने क्या किया? अपने ही शेयर्स खरीद कर कैश पे करके उन्होंने कहा तुम चलो जाओ घर, चलो शाबाश, चलो निकलो,
जाओ जाओ घर तुम लोग, ठीक है, ये कैश पकड़ो, जाओ, शेयर्स कैंसिल। अब क्रेडिटर्स को टेंशन लगी, यार ये तो उन्होंने, वो हमने तो इक्विटी को देखा था कि कल को बिजनेस बंद भी हो गया तो ये इक्विटी जो रिप्रेजेंट हो रही है दूसरी तरफ एसेट से, इसके बराबर तो चीजें पड़ी है ना इनके पास, तो ये चीजें बेचकर हमें पैसे मिल जाएंगे। वो तो उन्होंने कम कर लिया, एक तरफ इक्विटी भी कम कर ली, दूसरी कैश भी कम कर लिया। तो उनकी तसल्ली के लिए हमने कहा आप टेंशन न ले, हमने अपनी ईपीएस को इंप्रूव करने के लिए ये काम किया है, हमारी मर्जी थी। आपकी तसल्ली के लिए हमने जितने पैसे पे किए हैं शेयर होल्डर्स को जाने के लिए, इसके बराबर पैसे अभी रिटेन्ड अर्निंग्स में से जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व जिसे फ्री रिजर्व भी कहते हैं, ठीक है, उसमें से हम थोड़े से पैसे निकाल के आपके लिए अलग से एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करते हैं, जिसको हम बाद में कभी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज नहीं करेंगे। वो बिल्कुल शेयर प्रीमियम की तरह से, शेयर प्रीमियम तो फिर यूज हो जाता है बोनस इशू के अंदर, इसको कहीं यूज नहीं करेंगे हम, ये आपकी तसल्ली के लिए हम रख रहे हैं पैसे अलग करके। तो उसकी एंट्री फिर सोच के बताओ, इधर ना देखो, सोच के बताओ, पैसे निकालने हैं कहां से, रिटेन्ड अर्निंग से, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और जो नया नाम रखा कैपिटल रीपरचेज किया था ना, उसके लिए रिजर्व बनाया, कोई भी नाम रख सकते थे, हमने रख दिया कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो अब क्या एंट्री पड़ी जी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैपिटल रीपरचेज रिजर्व क्रेडिट, ठीक है, कितने से 500। एक बात यहीं पे सुन लो, हमेशा इसको जो आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करना है ना, ये पार वैल्यू से करना है, चाहे पार पे आपने रीपरचेज किया है चाहे प्रीमियम पे। क्यों क्यों क्योंकि शेयर होल्डर, जेन में लाए जरा, शेयर होल्डर लाइबल है फेस वैल्यू के बराबर 10 रुपए, तो सिर्फ उसी की तसल्ली दे रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो अभी तो खैर खरीदा ही, बायबैक ही पार पे किया है, आगे प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं ना, तब भी यहां पर हमने पार पर ही पैसे निकाल के रिटेन्ड अर्निंग से रीपरचेज रिजर्व के अंदर रखने हैं फॉर तसल्ली ऑफ आवर लेंडर्स, ओके। बहरहाल मैं फिर भी लिख देता हूं, आपने क्या करना है जी, 50,000 इंटू 10, ये बनता है 5 लाख, ठीक है जी। 5 लाख आपने डेबिट किया और 5 लाख ही क्रेडिट कर दिया। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर, कहां पर वैसे मैंने बनाया था, वो एक मैंने अभी रिजर्व बनाए थे ना, किसका एमसीक्यू चल रहा था थोड़ी देर पहले, I-16 का एमसीक्यू था, यहीं कहीं होना है इसने, मैं जहां पर रिजर्व्स के वो बनाई थी, कौन से एमसीक्यू के साथ था, जरा याद करके बता दो, जरा हेल्प हो जाएगी। 43 एमसीक्यू था, ये मैं कहां चल पड़ा हूं फिर, ये क्या आंसर थे, एमसीक्यू 14 27 था, ये बहरहाल मिल गया। ये जो मैंने जगह छोड़ी थी, ये जगह इसी के लिए छोड़ी थी कि चलें जब ये बात शुरू होगी तो चलो बात तो चल ही पड़ी है, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, कैपिटल रीपरचेज रिजर्व, ओके। अब ये भी कैपिटल रिजर्व है, ये भी नहीं बांटेंगे हम, ओके। ये इसकी एंट्री क्या पड़ी है, इसकी एंट्री ये पड़ी है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकाले पैसे और इधर फेंक दी, रिटेन्ड अर्निंग्स में से डेबिट अमाउंट करके कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट की। ये हमने क्या किया जी, क्रिएट किया है, क्योंकि ओपनिंग में कुछ भी नहीं पड़ा था, मिसाल के तौर पे ओपनिंग में कुछ भी नहीं पड़ा था, ये हमने क्रिएट कर लिया, कैपिटल रीपरचेज रिजर्व। समझ आइए बात की, यहां तक को मसला नहीं, बाद में नोट कर लेना। ओके, अगला पॉइंट, ये तो हो गया जी पार्ट ए, पार्ट ए मुकम्मल हो गया, बाद में इसकी तस्वीर ले लेना, अभी रुक जाओ। पार्ट बी क्या है, परचेज इज मेड एट 15 पर शेयर, यानी कि एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए। अब इसको छोड़ो, पहले आप खुद बताओ एंट्री, शेयर कैपिटल के अकाउंट में आपको पता है हमेशा से फेस वैल्यू नहीं आना है, ठीक है ना। कैश उनको पे किया 15 रुपए, अज्यूमिंग एक शेयर बायबैक किया, कैश क्रेडिट हुआ 15 से, शेयर कैपिटल डेबिट हुआ 10 से, तो 5 रुपए डेबिट कर दोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स को भी कर सकते हो, शेयर प्रीमियम को भी कर सकते हो, वो जैसे ऑप्शन चला आ रहा है हमारा। लेकिन आप
बेहतर यही है शेयर प्रीमियम को काट दें, ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इनमें से जो मर्जी कर दोगे सही है, ठीक है। अब एंट्री क्या बनी, बी पार्ट 50,000 शेयर थे ना, मैंने एक शेयर के साथ समझाया था, तो कैश क्रेडिट हुआ 7,50,000 से, शेयर कैपिटल डेबिट हुआ 5 लाख से, और रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होगी 2,50,000 से। अब रीपरचेज रिजर्व, कैपिटल रीपरचेज रिजर्व बनाना है, ठीक है। तो किसकी टेंशन होनी है उनको बाकी के 5 रुपए की टेंशन नहीं है, वेले पैसे पड़े थे इन्होंने बांट दिए, इनकी मर्जी जो मर्जी करें। क्रेडिटर्स को जो टेंशन होनी थी वो 10 की ही होनी थी, ठीक है। तो फिर अगेन सेम एंट्री होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, कितने से, अगेन पार वैल्यू से 50,000 इंटू 10 रुपए, और आगे दोबारा मैं नहीं लिख रहा, नीचे कैपिटल रीपरचेज में वही आना है, ठीक है ना। तो 500,000 और 500,000, ठीक हो गया जी, क्लियर है ये। लास्ट, परचेज इज मेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2, मतलब इतने को अगले मजबूर हो गए हुए थे कि हमने उन्हें 2 रुपए कम दिए हर शेयर के बदले, वो फिर भी बेच के चले गए अपने शेयर में, हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल अकाउंटिंग में तो हमने तीनों पॉसिबिलिटीज देखनी है ना, ठीक है। अब 10 रुपए का शेयर 8 में खरीदा, पे कितना किया 8, पे कितना किया 8, ठीक है। कैश क्रेडिट किया हमने 8 से, लेकिन शेयर कैपिटल, अब क्रेडिट साइड पे कुछ बैलेंस पड़ रहा है, वो क्रेडिट साइड का बैलेंस ऐसे जैसे इनकम होती है, फायदा ही हो गया ना, लेकिन मैंने फिलहाल इसको कैपिटल रीपरचेज रिजर्व के अंदर क्रेडिट कर दिया। अब क्यों क्रेडिट किया, इसकी वजह सुनो। जब भी कभी, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है ये, सबसे अहम बात है, मंसूर उठ जा बच्चे, जब भी कभी आपने डिस्काउंट पे रीपरचेज करने हैं ना शेयर्स, तो आईकेप ने भी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपने फिर कैपिटल रिजर्व फंड में पार वैल्यू नहीं फेंकनी, पार वैल्यू में से माइनस कर देना है डिस्काउंट को। क्या मतलब हमने रिजर्व फंड के अंदर 8 रुपए फेंकने, बोलो क्यों 8 फेंकने हैं, उसकी वजह हम पहले ही 2 रुपए रिजर्व फंड को क्रेडिट कर चुके हैं, रिजर्व फंड में जाना है ना। अब देखना जरा, पहले एंट्री देखना, थोड़ा सा और ऐसे सामने, अब सामने सबके, ओके, इधर देखें जी, ये उसूल अभी दिखाता हूं किताब के अंदर, निशान लगा लेना, लिख लेना बाद में। फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूं, अगर पार पे जाए या प्रीमियम पे जाए तो हमने रीपरचेज रिजर्व किससे क्रेडिट कर रहे हैं, पार से, और अगर डिस्काउंट पे जाए तो फिर डिस्काउंट पे जाए तो पार में से डिस्काउंट माइनस कर देने, डिस्काउंटेड अमाउंट को माइनस कर, वो क्रेडिट करना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो नफा भी आया है ना, उसको हमने इनकम नहीं बनाया, रीपरचेज करते हुए ही उसको कहां क्रेडिट कर दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली 5 लाख ही जाएगा रीपरचेज अकाउंट के अंदर। अभी देखना, हमने कहा जी अगर डिस्काउंट पे है तो आपने 50,000 शेयर्स को 8 रुपए से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आए, कितनी आती है, 4 लाख रुपए, ये 4 लाख आपने रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल लेना, ठीक है, और इस 4 लाख को आपने रिजर्व अकाउंट में फेंक देना, ठीक है। अब 4 लाख ये वाला और लाख पहले, 5 पूरा हो गया। क्यों रिटेन्ड अर्निंग्स को हम हिट करें, फिर इस 100 से पहले इधर हिट करें और फिर 500 निकालें, डबल एंट्री करने की बजाय उसूल ही क्या रख लिया कि टेंशन उन्हें किसकी है, 10 रुपए की, ठीक है। हमने तो यहां पर भी उल्टा उनको और सिक्योर कर दिया, हमने कहा यार देखो हमने तो डिस्काउंट पे खरीदा है, उनको 8 दिए, तुम्हारे लिए फिर भी 10 अलग रखी हैं, 8 ये सही हो गया, बात समझ आई, ठीक है। अब ये कंक्लूजन हो गया सारा, ठीक है, सवाल बाद में देखना, पहले ये सॉल्यूशन, ये कंक्लूजन है, इसको मैं दिखाता हूं। ये तो किसी ने ना नोट करना है, पहले ही नोट किया हुआ है, आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट, ये कुछ एंट्रीज हमने छोड़ी थी, याद होगा आपको, ये एंट्री जरा पढ़ो। अब पहली एंट्री है नंबर 10 पे,
ये 10 नंबर एंट्री क्या लिखता है जी, पेमेंट ऑफ कैश, ये इधर पढ़ लो बस, बाद में देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ कैश फॉर रिडेम्पशन एंड कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एट पार, तो एंट्री बनी शेयर कैपिटल डेबिट बैंक क्रेडिट। और अगर पेमेंट ऑफ कैश फॉर रिडेम्पशन एंड कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम हो तो एंट्री बनी शेयर कैपिटल डेबिट, डिस्काउंट वाला, अच्छा मैं नीचे वाली पढ़ रहा हूं, परेशान हो गया मैं, शेयर कैपिटल डेबिट बैंक क्रेडिट और रिटेन्ड अर्निंग्स या शेयर प्रीमियम उन्होंने लिखा हुआ है क्रेडिट कर, आप डेबिट कर दोगे। यही एंट्री देखी हमने। अभी कोई रीपर्चेज की एंट्री आई के अपने किताब में की ही नहीं ना अलग अलग, ठीक है, आई के हमने सिर्फ एक ही बार कर दिया। ओके, नहीं आ गई, अच्छा अभी रखें, जिधर पड़ी होगी, ये खत्म होगा तो सिर्फ एनपीओ रह जाएगा तब। अच्छा सुने 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 प्लीज बेटा, प्रीमियम पे है तो बैंक से अभी 15 रुपए निकले थे, शेयर कैपिटल में डेबिट 10 हुए, तो बाकी 5 हमने रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट किया था, वही एंट्री है। तीसरी एंट्री है पेमेंट फॉर कैश, पेमेंट ऑफ कैश फॉर रिडेम्पशन एंड कैंसिलेशन शेयर्स एट डिस्काउंट, तो इसकी एंट्री है शेयर कैपिटल में 10 डेबिट हुआ, बैंक में 8 क्रेडिट हुआ, बाकी कैपिटल रीपरचेज रिजर्व को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये तीनों एंट्रीज करके नीचे आई के अपने एक एंट्री लिखी है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैपिटल रीपरचेज रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करना है आपने। ट्रांसफर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व टू कैपिटल रीपरचेज रिजर्व ऑन रिडेम्पशन, आगे कहता है ट्रांसफर इक्वल टू पार इफ रिडेम्पशन इज एट पार एट प्रीमियम, ट्रांसफर टू इक्वल टू पार लेस डिस्काउंट इफ रिडेम्पशन इज एट डिस्काउंट। तो एक एंट्री करके तीनों सिनेरियो नीचे अलग अलग लिख दिए हमने। सिर्फ ये कर लिया है कि यहाँ से अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एंट्रीज भी सामने आ गई हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी सामने आ गया। हमने क्या किया, हर एक सिनेरियो की अलग अलग एंट्री विद फिगर्स कर ली है, तो थोड़ा सा बात क्लियर हो गई है। ठीक है, ये सोल्यूशन पहले पिक्चर बना लें इसकी, उसके बाद मैं क्वेश्चन की पिक्चर बना। ये एंड तक पिक्चर सही नजर आ रही है बच्चों? ये मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, ये एंड आउट मिल जाएगा आपको। 2 से 3 दिन लग जाएंगे चीज़ों को पूरा करते करते मुझे, लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी काम है पेंडिंग। पहले सबसे पहले तो रिवीजन प्लान करना है, रेशियोज की इंटरप्रिटेशन फाइनल करनी है, ये कुछ चीज़ें हैं 2 से 3 दिन लगेंगे मुझे ये सारे काम करने में, हो जाएगा इंशाल्लाह। हो गया सोल्यूशन, पिक्चर होगी। ओह सॉरी भाई, आप अभी बना रहे थे, सॉरी। डन बेटा, जल्दी कर लो, ये ज़्यादा देर लगा देते हैं आप लोग। ये जी क्वेश्चन है, ओह सॉरी, आप लोग क्यों हंस रहे हैं मुझे पता है। जी होगी तस्वीर भाई, फोटो सेशन हो गया है। वो मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया ये रही। अच्छा ये इसी में ही था, ओके। ये इसी हैंड आउट के अंदर जो रिवीजन चेकलिस्ट मैंने बनाई हुई है ना, इसी के अंदर एंड पे है। ठीक है, अच्छा जी 10 और 35 2 MCQs हैं, जल्दी से देख लेते हैं इनको। पता नहीं क्यों मैंने इनको निशान लगाया। बंदे बनो। ओह सॉरी, ये किताब के अंदर भी एंट्रीज हैं, सॉरी मैं वहां से देख रहा था, असल में चीज़ें कोई कहीं से देख रहा तो कहीं से। कौन कौन से लिखे हुए थे मैंने? 10:35।
A company has profit after tax of 80 million for financial year ended 30 June 19. It has share capital of 500 million. The board of directors proposed page 366 है. पहुंच गए सब? प्रॉफिट है जी 80 मिलियन का, फाइनेंशियल ईयर एंड है 30 जून 19, शेयर कैपिटल है 500 मिलियन. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड 10% जस्ट आफ्टर द ईयर एंड फॉर द ईयर एंड 30 जून 19. कौन सा डिविडेंड है ये? फाइनल ऑफ 19. कब पे होगा? 20 में. ठीक है. अब आगे कहता है हाउ दिस डिविडेंड शैल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 19. 8 मिलियन डिडक्ट कर दे रिटेन अर्निंग में से. नो 19 वाले रिटेन अर्निंग में नहीं हो सकता. 30 जून 19 की बात कर रहा है वो. अच्छा 50 मिलियन डिडक्ट कर दे रिटेन अर्निंग से. अच्छा 50 मिलियन डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट से एज अ फाइनेंस कॉस्ट. ये डिस्क्लोज भी क्यों करना है? ये अब मैंने कल चूंकि एडिशनल बात बता दी थी तो चलो इधर भी एमसीक्यू में काम आ गई. IAS 10 कहता है हालांकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है लेकिन चूंकि यूजर की नजर ही इसके ऊपर है इसलिए डिस्क्लोजर इसका मस्ट है. तो इसको रट्टे के तौर पे याद कर लो क्योंकि स्टैंडर्ड तो आपने भी पढ़ा नहीं हो, FAR 2 में पढ़ना है. ठीक है ना. तो एमसीक्यू क्योंकि ICAP ने डाला हुआ था तो चलो ये बात हो गई. डिविडेंड चाहे 19 का पे 20 में होना है उसको डिस्क्लोज करना होता है 19 में. कोई लिस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करो ना, एक मिनट. ठीक है. वो लिस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक लाइन पड़ी हुई जरूर मिलेगी इस साल का फाइनल डिविडेंड प्रपोज ये है. फिर वो 3-4 महीने के बाद ईयर एंड के AGM जो हो रही होती है उसमें शेयर होल्डर्स आके उसको फिर अप्रूव करते हैं जो उससे ऊपर नहीं जा सकते. जी मंसूर बोले. वो अभी छोड़े हुए थे सारे हो गए. ऑथराइज शेयर कैपिटल जो मैक्सिमम आप ले सकते हैं, इशू कर सकते हैं. इशूड जो आपने ऑफर लगाया, सब्सक्राइब जो लोगों ने लिए, पेड अप जिसके पैसे भी आ गए. कुछ नहीं है, सादा सादा बातें पढ़ लो. असल रिडेम्पशन यही थी, ये रिडेम्पशन ही थी अंकल. रिडेम्पशन ही असल मसला था. ठीक है. स्टिल मैंने आपको ये कहा है बच्चों फिर भी आप लोगों के कोई चीज़ निकल आती है पेपर से पहले मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अवेलेबल ही रहूँगा किसी न किसी तरह से. ठीक है. मैं आप लोगों के साथ किसी न किसी तरह कम्युनिकेट भी करता ही रहूँगा. टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने. होपफुली जरूरत नहीं पड़ी. जितना किया वही कर लो, बड़ी गल. ठीक है. अच्छा ये डी ऑप्शन था. पता नहीं कौन सी बात करने लगा था मैं भूल गया हूँ. चलो अच्छा जी बच्चों एक 32 MCQ में मसला आ रहा है बच्चों को सुन लो. 32 भी अब कर रहे हैं तो फिर लिस्ट में भी डाल देते हैं. था 32 और 35. अच्छा जी 32 में क्या मसला है बेटा? वो कहता है जाइगेंटिक लिमिटेड ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस वाज 150. रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग कितनी है? 150. ऐसे बना लेते हैं हम अपना. इट मेड अ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 30. फॉर द ईयर नेट प्रॉफिट है 30. ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 50 पैसा पर शेयर वॉज पेड ऑन 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स. 40 मिलियन शेयर्स दिए नहीं ना हुए थे तो नंबर ऑफ शेयर उसने बता दिया कि 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और हर शेयर पर 50.5 है. अच्छा ये गलती फिर सवाल की होगी. 0.5. अच्छा आगे पैसा लिखा हुआ है. ठीक है. रुपीज सही है सवाल गलती. ₹50 पैसा यानी कि 0.5 रुपीज पर शेयर. अच्छा व्हाट वाज द रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. अच्छा ये इसी मंथ के एंड पे आ गया है ना. ये क्या कर रहा है इस सवाल के अंदर? नहीं. फॉर द ईयर 31 मार्च है. ये ओपनिंग है 1 अप्रैल 2020 और क्लोजिंग आना है 31 मार्च 2021. ठीक है.
अच्छा ये फिगर उसने कही है, निकाल दो। अब डिविडेंड ने माइनस होना होता है। ड्यूरिंग द ईयर ऑर्डिनरी डिविडेंड पे हुआ है, सवाल खामोश। तो ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है ना, पे हुआ है तो मतलब इंटरिम होगा। वो कब कह रहे हैं अनाउंस हुआ है कि आप शक में पड़े कि ये जी अनाउंस्ड है तो फिर पता नहीं ये फाइनल है। वो कह रहे हैं पे हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर तो इंटरिम पे होता है ना, ठीक है। तो डिविडेंड 40 मिलियन शेयर्स हैं, ये सारी फिगर मिलियंस में है ना, गुड। और हर एक शेयर पर 0.5 रुपी, तो 20 मिलियन का डिविडेंड बट गया, तो 160 आंसर था इसका। बी ऑप्शन यही है। मसला क्या था बेटा? अच्छा मैंने कौन सा कहा था? सोल्यूशन में मसला है। सोल्यूशन तुम्हें देखना है, तुम खुद कुछ करना है। कर ले जो करना है, खेती कर कि आखिरी दिन में तेन कहूँ। हम तो इंट्रो वाले हैं, अब कोई इंट्रो वाला नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 21, कंपनीज रीवैल्यूएशन रिजर्व, प्लीज रीवैल्यूएशन सरप्लस को मैंने आपको बताया, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं। इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 टू 380। इस साल में रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है जो ओसीआई में आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में पड़ा होता है। वो कह रहे हैं ये 300 से बढ़कर 380 पे चला गया, इसका मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है जो इन ओसीआई से प्रेजेंट होकर इधर आता है, ठीक है। यानी जो फॉर द ईयर एंडेड होता है, और वो कितना है 80। अच्छा जी, रिजल्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर द कंपनीज प्रॉपर्टी हैड बीन वैल्यूड एट 810, assuming no property was disposed, which of the following statement is true? The property's revalued amount was 890। हाँ लैंड है ना, ऐसे कोई एमसीक्यू भी आ सकते हैं ना आसान से। मैंने कहा भाई लैंड डेफिसिट तो होना नहीं है। स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर 810 था और इस साल रिवेल सरप्लस 80 से बड़ा है, तो इसका मतलब 890 पे प्रॉपर्टी पहुंच गई है। प्रॉपर्टी रीवैल्यूड अमाउंट वाज नहीं प्रॉपर्टी नहीं चेक कर लो, अगला कोई भी सही नहीं है, तो ये ऑप्शन वाज द, पता नहीं मुझे रात को लग रहा था सुबह ये मुश्किल है। चलें सही हो गया जी। ओके नाउ IS 23। हाँ जी, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट सस्पेंशन को नॉन रूटीन कहते हैं। तुमने रजिस्टर में ढूंढा था मंसूर, ढूंढा नहीं ना, इसीलिए जितने बच्चों ने ढूंढा था सबको लिखा हुआ मिला, सबको लिखा हुआ मिल गया। अच्छा जिनको नहीं मिला, जिनको लग रहा नहीं लिखा हुआ, तो उनके लिए ये बात दोबारा ऐलान की जाती है कि लिख लें, उसको लिख लें जो ड्यूरिंग द सेशन लिखवाया था 2-3 बार, बल्कि ये बात होगी इत्तेफाक से। चलें 12 लिखें। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन अज्यूम द सस्पेंशन एज नॉन रूटीन, यानी उसको कंसिडर करना है, एंट्री करवाना चाह रहा होता है। बोलो मत आपस में, बोलो मत, कुछ चीज देर हो रही है, देर हो जाएगी, बोलो मत, लिखो बस, बोलो मत, लिखो बस। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सस्पेंशन अज्यूम इट एज नॉन रूटीन। और नॉन रूटीन का आपको पता है कि उसको हमने कंसिडर करना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सस्पेंशन, IS 23 की बात कर, IS 23 पे आ गए हम, देन अज्यूम इट एज नॉन रूटीन। ये अब लिख लूं मैं अभी। अच्छा जी पेज 242 जरा अपने चैप्टर्स को ओपन करें।
वैसे ये बात भी एक आधी क्लास में हुई है, सब में हुई है नहीं, मुझे नहीं पता। पेज 240। भाई ये नहीं कहना कि हमारी में हुई है, हमारी में, जिस क्लास में भी नहीं हुई वो सुन ले, जिसमें हुई है उनकी दोबारा सुनी गई बात। डिस्क्लोजर्स, कौन सा पेज है? हाँ मिल गया, पेज 242 एंड शायद बात सब में ही हो गई हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है कि मैं बताना चाह रहा था। IAS जैसे IAS 16 के भी डिस्क्लोजर देखे थे, वो 2 सफ़ों में फैले हुए थे। IAS 23 के भी ये डिस्क्लोजर हैं, शायद जिस क्लास में बताया तो मैं ये बताया था, ये देखो IAS 23 के डिस्क्लोजर, 2 ही डिस्क्लोजर, सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट हैं इसलिए IAS 23 के डिस्क्लोजर की। एक IAS 23 कहता है कि जो आपने इस साल कैपिटलाइज की है बोरिंग कॉस्ट वो लिख दो, और दूसरा जो एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट यूज़ किया है वो लिख दो। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? आपके जिन सवालों में भी बोरिंग कॉस्ट आ जाए, एक तो है ना बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करवा लेता है, जैसे अभी आपकी वो फरमाइश बच्चों की आ रही थी ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन वाला सवाल करवा दें, तो मैंने वो करवाना है अभी, ठीक है। अब ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन वाले सवाल के अंदर तो उसने बोरिंग कॉस्ट कहा ना कितनी है निकाल दो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि PPE वाले सवालों के अंदर आपके बोरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, सवाल के अंदर मिक्स होता है, ठीक है। तो आपने उसमें कैलकुलेशन करके बोरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट की होती है, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको एसिडी कॉस्ट में ऐड भी किया होता है, और एवरेज रेट भी एक होता ही है, कोई ना कोई, कभी एवरेज रेट निकालते हैं, कभी एक ही होता है, एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप PPE का नोट बना रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट आ गया है, तो आपने जस्ट सब नोट्स के अंदर एक लाइन इसकी भी लिख देनी है, जो कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी होगी, आप यूँ लिख देंगे कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड इन द ईयर अमाउंटेड टू इतने रुपए, वो जितना ऐड किया होगा आपने वर्किंग में आपके ऐड हुआ पड़ा होगा सामने, ठीक है, एंड कैपिटलाइजेशन रेट वाज इतने %। किसी क्वेश्चन में ना देख लें, IAS 16 के किसी एक सवाल के अंदर ये काम किया भी था हमने। अब वो सवाल कौन सा है ये ज़रा मुझे अब देखना पड़ेगा, मुझे याद पड़ रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा। असेसमेंट वाला सवाल भी इधर से ही होना है, टेंशन न लो, मैंने यहीं से कोई सवाल डाला था। हाँ क्वेश्चन 14 तो इतना सारा है भाई। अच्छा ये ICAP एग्जाम्पल चल रही है। हड़प्पा इंडस्ट्रीज, जिसको मैंने हयात इंडस्ट्रीज कर दिया था, इस सवाल के अंदर आपने, ये सवाल सारा डिस्कस हुआ है बड़ी तफसील से, ठीक। सवाल तकरीबन शायद मैंने सॉल्व भी किया था, इसी से शायद मैंने डिस्क्लोजर भी डिस्कस किए थे। तो इसके अंदर एक ये प्लांट था जिसकी कॉस्ट में हमने ऐड की थी बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन पे मैं मूव करता हूं। ये सवाल डिस्कस्ड है और शायद ये डिस्क्लोजर भी डिस्कस्ड है, लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए मैं जरा एक दफ़ा फिर ले आया आपको यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं भी होगा तो हमारे सोल्यूशन में बात हुई होगी, यहाँ पे ऐड कर दें। और आपके जो असेसमेंट वाला सोल्यूशन था उसके अंदर मैंने लिखा हुआ था और आपकी किताब के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड करें, अच्छा है, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। 1.5 लिखें, 1.5 पेज नंबर 100 पर आए। बहुत अच्छा होगा कि ये नहीं लिखा हुआ, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ये लिख के देख लेंगे डिस्क्लोजर। इधर देखें भाई, सब बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज हमने निकाली है 2840, ठीक है जी। और इसको हम उठाकर ले गए कॉस्ट ऑफ प्लांट के अंदर, हमने जाके 2840 को ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये 2840 निकालने के लिए ये सब काम किए हुए हैं आपने, ठीक है। 2840 निकालने के लिए आपने जो रेट इस्तेमाल किया वो रेट था 12%, ठीक है। अब आप अपने वो 1 पॉइंट कौन सा बोला है, 5 के अंदर ये बातें, दोनों बातें लिखें। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2840। ये 1000 में था, मिलियन में था सवाल? नहीं, 1000 में है। तो आगे क्योंकि आप अंग्रेजी लिख रहे हो ना, इसलिए 2840 आगे 000 भी लिख लेना, ठीक है। लिखो लिखो लिखो। ये देखो ना, ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ प्लांट में ऐड हो रही है कि नहीं, बस यही बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज नहीं, जो हो गई है वो लिख। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2840 000 एंड
and capitalization rate used and the capitalization rate of 12% is used, बस ऐसे लिख लो, and the capitalization rate of 12% is used. ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट है IS 23 की, लिख के बता दो, समझ आ गई। बाकी इंटरेस्ट हो तो वैसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नजर आ रहा था। ओके चल, अच्छा जी, अब पास पेपर 7 डिस्कस करना है यार, वैसे सबने करना है ये ग्रेनाइट वाला। यस सर, घर पे कर लेते एक बार तो कोई जरूरत ना पड़ती। अच्छा, कोई एमसीक्यू मुझे भी नजर नहीं आया, इसके एमसीक्यू तकरीबन डिस्कस हो ही गए थे जिस जमाने में हम शुरू में ना जरा कम काम करते थे, थोड़ा पढ़ते थे, एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए थे साथ साथ। फिर भी कोई एमसीक्यू प्रॉब्लमेटिक निकले बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। दरवाजे बंद नहीं कर रहा, टेंशन नहीं लेगी, बस टेंशन लेके नहीं जाना, बस आपने रिलैक्स होके जाना, ठीक है। पर्चे में भी सो के भी जाना लाजमी, नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। IAS 23 वहां नहीं सोए रहना। क्या वो भी करवा देता हूँ, अब इस तरफ आ जाए, पहले अब ये कर लेना। पेज नंबर 274, ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन जरा पढ़ें, तब तक मैं सांस ले लूं। चीजें बस भूली होनी है, थोड़ी याद आते हुए टाइम लगता है। कमेंसमेंट और ऑफ कैपिटलाइजेशन 3 डेट्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिजेशन निकालेंगे, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाएंगे। ये 2 साल पे फैला हुआ है, ये बात थी बस इसमें, इस जैसा टेस्ट के अंदर दिया था, बल्कि उसमें 2 चीज़ें डाल के दिया था, पता नहीं क्यों आपसे ये नहीं हो रहा। बच्चे रोला डाली बैठे। अच्छा सुने, इसका एक हल है मेरे पास। इसका हल ये है कि आप लोगों के साथ इसको मैं डिस्कस करता हूँ, हाँ, सारी बात को, फिर इसका मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और फिर मैं एक वीडियो कंप्यूटर पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। लेकिन डिस्कशन पहले ज़रूरी है, और अल्लाह उसको पास करेगा इंशाअल्लाह, या अल्लाह उसको पास कर, जो इसको करके फिर वीडियो देखेगा, पहले सॉल्व करेगा फिर वीडियो देखेगा, ठीक है। तो 3-4 बार वाला पुराना हो गया जिगर, अभी नया करके वीडियो देखोगे तो दुआ में शामिल होगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपके रिवीजन प्लान में भी रखा ही हुआ है, तो जब रिवीजन प्लान के अंदर आपने इसको करना है तो पहले किसी भी वक्त पहले आपने सॉल्व करना है, चाहे 10 दिन बाद करो, वीडियो पढ़ी है वो कौन सा भाग जानी है, ठीक है। तो उसको आपने पहले सवाल को सॉल्व करना है, फिर उसकी वीडियो देखनी है। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, 10 मिनट लगे 15 लगे, मैं तफसील से डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसको, भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, नंबरिंग शंबरिंग भी करवा देता हूँ आपको, ठीक है। पढ़े पढ़े पढ़े, ये सवाल जरा पढ़े, मैं 1 मिनट है। हाँ चुप यार, क्या मसला है, नहीं पहुंच सका। वह टाइम लिया नहीं, टाइम भी, हाँ यार थक गया हूँ, पिछले 2 दिन से तो सो ही नहीं सका।
थोड़ा थोड़ा। आज जोजनी नींद आनी खुशी तो। आपके साथ ऐसा होता है वैसे? एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम से पहले बहुत टफ रूटीन चल रही है, फिर एग्जाम्स हैं, डेट शीट है, जेन के अंदर है, जिस दिन आखिरी पेपर होना है ना, ये कर देना है, वो कर देना है, ऐसा कर देना है, वैसा कर देना है। जिस दिन पेपर खत्म होते हैं तो ना नींद उस तरह से आती है जैसे पढ़ते हुए आती थी, ना घूमने का वैसे दिल करता है जैसे पढ़ते हुए करता था, कोई भी एक्टिविटी का वैसे दिल नहीं करता जैसे। इट हैपेंस, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता था ये। ऑन यकम मार्च 10 ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट। वैसे पता कोई नहीं, बातों बातों में करा भी दूं। हाँ सर करा दें तो वो कह रहे हैं ना कि जिन्होंने खुद ना कुछ करने की कसम उठाई हुई थी कि यार चलो करवा देंगे हैं। मैंने डिस्कस किया था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं फिर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट में अगर डिस्कशन अभी हो जाती है ना, तो फिर होपफुली मैं 10-15 मिनट के अंदर चले सॉल्व भी सामने ही कर दूंगा, आधा घंटा लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पहले करना है, बात डिस्कस करते हैं। ऑन यकम मार्च 10 ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। द न्यू प्लांट वॉज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन ऑन 31 मई 11। यकम मार्च 10 को ये शुरू हुआ, 31 मई 11 को ये खत्म हुआ। ओहो, हमारा ईयर एंड हो जाता है 30 जून 10 पे। अब ये यकम मार्च 10 को शुरू हुआ तो 30 जून 10 तक 3 महीने नहीं, यकम मार्च, हाँ मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने पहले साल में काम चलता रहा और काम नहीं रुका। दूसरे साल भी काम कंटिन्यू हुआ और दूसरे साल भी कहीं 10-11 महीने चलता रहा है। 30 जून 10 एंड 11 और वो 31 मई 11 तक गया। तो बेसिकली ये 11 महीने दूसरे साल में और 4 महीने कितने, 15 महीने चला ये कंस्ट्रक्शन। कितना अर्सा चली? 15 महीने। अब इस सवाल की सबसे टेक्निकल बात ही यही थी कि इस सवाल में 2 साल पे, और उसने दोनों मांग भी लिए थे ना साल। अगर पहला साल एंड करा देता तो हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो कई बार निकालना सीखा हुआ था हमने, ठीक है। तो उसने 2 साल पे सवाल को फैला के दोनों साल ही हमसे मांग लिया और कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट में बी कैपिटलाइज फॉर बोथ ईयर्स। अब एक तो पहले साल में CWIP के अंदर सिर्फ 4 महीने की वो का इंटरेस्ट जो है वो ऐड होना था, ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं था। गलती लगनी थी वहाँ पे जहाँ पे आपने अगले साल में जब बोरिंग कॉस्ट अगले साल की अलग निकालनी थी, उसको अगले साल में ऐड कर देना था, पिछले वाले को भूल जाना। तो उसका सही तरीका जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इंशाल्लाह फिर ये गलती नहीं लगेगी। और होपफुली आपको डिस्कशन आप कहेंगे बा अपलोड होगी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की, हमने वैसे ही सवाल सही कर लिया इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। अच्छा यकम, अच्छा जी काम शुरू कर लेते हैं। वर्किंग से भी पहले हम करते थे वो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट मैं इसी से आगे डिस्कशन कर दूंगा ना, जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो यहीं पे कमेंसमेंट जो काम हुआ पड़ा होगा। चलो अच्छा, वो तो डिस्कस मैं कहूँगा बच्चों ये डिस्कस हो गया था, इससे आगे चलो। ओके, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट में हम 3 डेट्स लेते थे, लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। तो ये रिवीजन भी साथ साथ हो रही थोड़ी थोड़ी है। और सिजेशन के लिए हम वर्क कंप्लीशन या जो पहले हो जाए। अब हमारे सवाल के अंदर दोनों ही काम होने थे, ठीक है। पहले साल में ईयर एंड ने आ जाना था, बल्कि यहां नहीं, यहां लिख लें 30 जून 10, ठीक है। और अगला साल ईयर एंड से पहले ही
31 मई 11 पे वर्क कंप्लीशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो, लेकिन ये रूल होता किसके लिए था, कुछ याद है? फॉर स्पेसिफिक लोन, रूल फॉर स्पेसिफिक लोन। जनरल लोन के लिए क्या रूल होता था, कुछ याद है? उसमें हम ये वाला काम तो देखते थे, ये रेंट पहले आ जाए तो वहां पे रोक देते थे कैपिटलाइजेशन। तुम्हारा टाइम निकल रहा है, घड़ी दे, एसी ऊपर, अच्छा चलाना है, अच्छा बंद कर जी। जनरल लोन के अंदर हम रोकने के लिए तो ये डेट देखते थे, लेकिन स्टार्टिंग ये रूल नहीं होता था, स्टार्टिंग में डेट ऑफ पेमेंट होती थी हमारे लिए रेलेवेंट, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। वो कहता है 100 मिलियन पे वो कंप्लीट हुआ और नीचे पेमेंट्स भी 100 मिलियन की ही आ रही हैं, अगर आप देखें तो 25, 65 और 10, टोटल 100 मिलियन है, ओके। अच्छा आगे कहता है जीसी फाइनेंस्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज। नंबर 1, a 7-year loan of 70 was obtained specifically for construction, ठीक है, ये स्पेसिफिक लोन है। नंबर 2, also has a running finance facility, जनरल लोन, और सरप्लस फंड्स आर, इक्विटी नहीं है, ओ यार फायदा क्या फिर, चलो सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाला 8% सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे एप्लीकेबल है। सारी बातें याद हैं? अच्छा पता नहीं क्यों इस सवाल आपसे नहीं हुआ, चले बहरहाल कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। स्पेसिफिक लोन के लिए लोन रिसीव किस दिन हो रहा है? यकम मार्च को, ओके, यकम मार्च 2010 या 9, 10, यकम मार्च 2010। उसके बाद वर्क स्टार्टेड, द वर्क ऊपर लिखा तो हुआ था कहीं, द ऑन यकम मार्च 10, ये भी सेम ही है, अच्छा तीनों सेम है, चलो ठीक है, यकम मार्च 10। और पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी किस दिन हो रही है? यकम मार्च 10 पे, तो फिर हमारी कमेंसमेंट डेट तो यकम मार्च 10 ही होगी ना। अच्छा अब देखो, पहले साल के लिए यकम मार्च 10 से 30 जून 10 तक कैपिटलाइजेशन का पीरियड कितना बना? मार्च, अप्रैल, मई, जून, भाई उंगलियों पे गिन लिया करो, इतने टार्जन ना बना करो, 4 मंथ्स, ठीक है। और प्लीज दूसरे साल के लिए यकम मार्च ही कमेंसमेंट डेट थी, लेकिन सिजेशन के लिए हमारे पास यकम मार्च कंप्लीशन, यकम मार्च ही स्टार्टिंग डेट थी, लेकिन तब जब इकट्ठी ही निकाल रहे होते, ठीक है। अब जब यहां से चले आ रहे थे तो इसमें बीच में एक ईयर एंड पड़ा, ठीक है, ये इस ईयर एंड ने कहा कि इससे पहले वाली बोरिंग कॉस्ट तो भाई ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुकी हुई है, बस ये मत करना कि उसको भूल जाओ, कैरी फॉरवर्ड जरूर कर लेना उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 महीनों की कैपिटलाइजेशन हो चुकी थी, ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये बन गया, ठीक है। ओह चलो जी, अब दूसरे साल के लिए यकम जुलाई 2010 से काम शुरू हुआ और 31 मई 11 तक 11 मंथ्स बन गए, ठीक है। लेकिन एसेट की कॉस्ट में ये 15 के 15 महीने ऐड करने हैं, ये याद रखना। तो पहले साल में जब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस निकलेगा ना, क्लोजिंग, मेरा मशवरा यही है कि उसको एज इट इज उठाकर ओपनिंग लिख लेना, अगले साल की बोरिंग कॉस्ट वैसे ही अलग होगी, सिर्फ वो ऐड कर देना, अल्लाह अल्लाह खैर से, ठीक है। चलो अच्छा ये पता लग गया हमें। जनरल लोन शुक्र है एक है, ठीक है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जनरल लोन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 14% है, इसलिए इसको हमें नेट करने की जरूरत, इसको एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बना करता था, उसके लिए नंबरिंग होती थी, तो वो नंबरिंग आपको करवा देता हूं, मसला तो बस उसी में हो सकता था।
नंबरिंग हम कर लेते हैं, रेड कलर से कर लेते हैं। हाँ भाई, तैयार है सब? सबसे पहला काम, कोई भी रिसीट या पेमेंट कौन सा हो रहा है? यकम मार्च को, यकम मार्च को तो लोन भी आ रहा है 1। यकम मार्च को फर्स्ट पेमेंट भी हो रही है 1। कुछ और जी? कहाँ है? कहीं लिखे हुए थे? ओ सॉरी यार, वो पूरा पढ़ा नहीं ना। 7 year लोन ऑफ 70 वाज ऑफ पेड स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन ऑफ लोन एंड अ मार्कअप ऑफ, ये तो उसके ऊपर रेट आ गया ना इंटरेस्ट एक्सपेंस का। पेएबल सेमी एनुअली एंड अरेंजमेंट फी, बिल्कुल ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वाली जगह पे बोरिंग कॉस्ट में आना है। पहले साल में आना है, दूसरे साल में नहीं। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेट पता क्या होगा? इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, आपने यूं लिखना है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010। ये क्या 110? ठीक है, ये अलग से। और ऐसे ही साथ एक और, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। फॉर्मेट वही है, लोन, मुझे क्यों लग रहा है सवाल हो जाना ऐसे, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, सेकंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेस। अच्छा, रीपेमेंट तो नहीं, किस्त तो कोई नहीं है बैंक की, लोन की किस्त तो कोई नहीं है, 2 इंस्टॉलमेंट हैं। तो पता नहीं पहले साल में भी कोई ना आ जाए, 2 को लाइनें छोड़ देते हैं इसके लिए, ऐसे ही पता नहीं कितनी चीज आ जाए। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, इंसान बन जाओ यार। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल। ठीक है। अच्छा, इधर आ जाएगा जनाब हमारे पास पहले साल का टोटल, जिसने एसिडी कॉस्ट में ऐड होना है। ठीक है। अगले साल बिल्कुल ऐसी ही, फॉर्मेट तो यही है ना, वर्किंग तो ऐसी होती थी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लेकिन इधर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पिछले साल में लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो हम ऐड कर चुके होंगे। लोन पे एक बार ही लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आने थे, तो पिछले साल के अंदर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे, इधर नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी काम बिल्कुल वैसे ही, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, मैंने कहा फॉर्मेट तो बना देना, उम्मीद है फिर डिस्कशन की शायद ज़रूरत पड़ेगी ना। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, और नंबर 3 इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। ठीक है। इस साल का भी ऐसे ही टोटल आ जाएगा। तो बस ये बताने असल में निकला था कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कितने हैं? 1% ऑफ लोन अमाउंट। लोन कितना है? 70 मिलियन। तो 70 का 1% कितना आता है? 0.7। भाई राउंड नहीं करना, मैंने तो कहा हुआ है आपको, छोटी मिलियन के अंदर फिगर्स हो, मिलियन में सवाल कर रहे हो तो बेहतर है 2 डेसिमल यूज करो, मतलब ना 1 तो लाजमी करो। अब देखो ना 0.7 है, इसको 1 नहीं कर देना, कहीं आगे 0.3 आ गया तो फिर 0 करोगे। इसलिए डेसिमल में रहो, 1 नहीं 2 डेसिमल में रहो। अगर मिलियन में सवाल कर रहे हो और छोटी छोटी फिगर उसके अंदर आ गई, हाँ 2 से आगे ना जाओ, 2 तक राउंड कर दो, फिर मसला नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये बताना था मैंने कि 0.7 इधर आना है, पहले साल में आना है, दूसरे में नहीं आना। चलो नंबरिंग करने लगे थे, ये बीच में आ गया था। तो लोन प्रोसेसिंग फी जो है ये भी यकम मार्च को ही है, तो फिर यकम मार्च को लोन भी रिसीव हो रहा है, यकम मार्च को कमिटमेंट फी भी पे हो रही है, यकम मार्च को पहली पेमेंट भी हो रही है। तो यकम मार्च को डब्बा बनेगा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। याद आया? मैं उस दिन सोच रहा था मैं कौन से टॉपिक में कहता था, ये आज याद आया। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ये 3 पेमेंट्स आएंगी। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 1 के बाद आगे क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। ये किस दिन हो रहा है? 31 अगस्त 10 और 28 फरवरी 11।
बेटा मत 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 करें ऐसे, इंसान बने। 30 जून, हर किसी ने अपने नसीब को ही आना होता है, इंसान बन के बैठे। मुझे पता लग रहा था आप क्या कर रहे हैं, इंसान बन के बैठे, खामोशी से बैठे। ठीक है, सुने प्लीज। 30 जून 10 पहला ईयर एंड है, बोलो तो 31 अगस्त 10 बाद की बात है, यानी पहला साल यहाँ पे हमारा हो जाना है एंड। ठीक है, और पेमेंट भी 31 जनवरी 11 में है, फिर 30 सितंबर 11 में है, कुछ भी नहीं है, बस यही था। अच्छा, अब पहले साल का जो रिसीट पेमेंट बनेगा, रिसीट पेमेंट कंटिन्यू कर लेना, बेशक एक ही बना लेना, लेकिन पहले साल का जो रिसीट पेमेंट बनेगा उसके अंदर सिर्फ क्या आएगा, ऐसे रिसीट पेमेंट बनता था ना, ठीक है, बनता था ना, डेट, डिस्क्रिप्शन, मैं नहीं सवाल नहीं करा रहा, डिस्क्रिप्शन, इक्विटी है कोई नहीं तो फिर एडवांस भी नहीं है, जो है बस वही लिखो, फिर स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन और बैलेंस। ठीक है, अब यकम जनवरी 2000 नहीं, यकम मार्च 2010, यकम मार्च 2010 लोन रिसीव, और परसेंटेज क्या था वो, उसका नाम क्या था, कमिटमेंट फी क्या था नाम, अरेंजमेंट फी, और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अच्छा अब इधर देखो, 70 -1, अच्छा 0.7 और 25, डब्बे में डब्बा, डब्बे में कितना आ गया, ये आ गया 44.3। अच्छा, अब ये सारे का सारा क्या है, बैलेंस। अच्छा, अब और कुछ नहीं हुआ इस साल में, ये इसलिए बनाना शुरू किया, आगे तो आप बना लेंगे। आपने ना एक काम करना है, आपने 30 जून 10 पर इसको एक बार क्लोजिंग में लिख लेना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपने जब इसको पकड़ना है ना, आपने से कहना है चल भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं तेरी, तो यकम मार्च से 30 जून पे आपने रोकना नहीं है, तो इसको रोकना जरूरी है। पहले साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 30 जून पे रुकेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम भी 30 जून पे रुक जाएगी, ठीक हो गया। अब जब पहला साल पूरा होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन भी आ जाएगा, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ जाएगी। वो सिर्फ कितने महीनों की, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीनों की, वो यहाँ से माइनस भी हो जाएगी। जनरल लोन में कुछ भी नहीं आना इस साल, ठीक है, पहले के अंदर कोई नहीं। अब अगले साल पे मूव करेंगे, नंबरिंग अब आगे होनी है। अब जरा ध्यान से देखो, जुलाई 2010 में क्या हुआ, कुछ हुआ, अगस्त में, यस अगस्त में हो रहा है ना ये, तो नंबर 2 है। लेकिन नंबर 2 के साथ साथ ये दो चीजें हैं, उसने कहा था 5 मिलियन प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट भी है, तो 2A एंड B, 2A एंड 2B, दो हो गए। अगस्त गुजर गया, सितंबर 10 की बात हो रही है। सितंबर में कुछ है, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, नंबर 3 ये, फिर फरवरी में, यस 4A है और 4B है, ठीक है। फिर मार्च में कुछ है, कुछ मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, वाला सितंबर में होता रहे, हमें इससे क्या। रिसीट पेमेंट में इसको नहीं लेना, लेकिन CWIP में इसको लेना है। अच्छा, CWIP पहले बनेगा ना, वो बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है ना, 31 मई को जो बिल्डिंग बनेगी, पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, ये कॉस्ट के अंदर शामिल करना था, याद आ रही है बातें। अब कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम यकम फरवरी टू 28 फरवरी ड्यू टू डिले इन शिपमेंट, नॉन रूटीन। सस्पेंशन कौन सी है जी, नॉन रूटीन का सवाल करते हुए क्या सिखाया हुआ है, क्या सिखाया हुआ है, बटे लगाते हुए थोड़ा सा फासला रखना और मंथ्स भी साथ साथ लिख लेंगे, बाद में देखना है जहां जहां फरवरी पड़ा हो वहां से उसका गला काट दो, ठीक है। अब ठहर जाओ गला, सिर्फ ये टेक्निकल बात थोड़ी सी समझानी थी। 2 क्या है जी, 2
इंटरेस्ट, लोन और इंटरेस्ट पे हो रहा है ना। अब यहां पे जब आपने दूसरा साल शुरू करना था, बेटा बातें नहीं करें ना प्लीज, तो किस दिन जी? 31 अगस्त को बोलो। इकतीस अगस्त 2010। यहां पे आपने लिखना होता है लोन रीपेड और इंटरेस्ट पेड, ऐसे ही करते हैं। ये 31 अगस्त को दोनों पेमेंट्स होनी है। यहां पे फिर डिब्बा बनेगा, पता ही है आपको। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यहां पर ना आपने पिछला साल क्लोज कर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर अब इसको दोबारा ना यहां पे ओपनिंग ना भी लिखे तब भी खैर है, क्लोज इसलिए करवाया था कि अब जब आपने इस 43 का 44 का इंटरेस्ट वो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है, तो उस इन्वेस्टमेंट इनकम को आपने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक, जुलाई और अगस्त 2 महीने अगले साल यानी इस वर्किंग के अंदर लेकर आना। इसलिए मैंने वो लाइन लगाई और इसलिए मैंने रिसीट पेमेंट बनवाया। ये टेक्निकल बात थी दूसरी, ठीक है। अच्छा, अब ये काम यहां से तो हो जाएगा। अब एक और आखिरी चीज रह गई, इसी सवाल को ना मैं कंप्लीट कर दूंगा, जैसे ये करूंगा ताकि रिकॉर्डिंग भी छोटी रहे, ठीक है ना। एक और काम क्या होना है जी, पहले साल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगी, जिसमें कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स आएंगी, ठीक है, और बोरोइंग कॉस्ट, बस जो है वही लिख लेते हैं, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स के अंदर ये पहले वाली सिर्फ आएगी, उसके बाद तो कुछ है नहीं। कुछ है जी? और कोई कमिटमेंट फी और कुछ है ही नहीं, तो ये 25 आएगा और बोरिंग कॉस्ट यहां से इधर कैपिटलाइज हो जाएगी। अब ये वाली अमाउंट जो है ना, ये उठाकर अगले साल के अंदर ले जाना, जब आप कॉस्ट ऑफ प्लांट या CWIP निकाल कर प्लांट करना है, जो भी हो आपने CWIP पहले यहां पर ये वाली फिगर लिख लेनी है ताकि गलती ना लगे, ठीक है। ये लिखेंगे तो पिछले साल तक की बोरिंग कॉस्ट इधर ऐड हो गई, ठीक है। अब आगे आपने क्या करना है, अब आगे जब आपने कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स लेनी है, पेमेंट्स की बजाय हम यहाँ क्या लिखा करते थे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिखा करते थे, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ लिखा करते थे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ताकि वो पेमेंट कैसे कंफ्यूज ना हो, याद है ना। वो वक्त भी आ गया कंफ्यूज होने का आज। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अब आप जब लेंगे तो आप 65 और 10 ये दोनों ऐड करेंगे, 25 को नहीं लेना, क्योंकि 25 ऑलरेडी जो हम ये फिगर उठाकर लाए हैं पिछले साल में उससे पड़ा होगा। तो कौन सा अगला, 65 और 10, ठीक है। ये कितना आ गया। उसके बाद इस साल की बोरिंग कॉस्ट अलग से निकलेगी, मैंने पहले ही ब्रेक लगा दिया, देखो यहां पर। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इससे आगे निकल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम भी इससे आगे, तो बोरिंग कॉस्ट बिल्कुल अलग थलग यहां पर निकलेगी। जनरल लोन वगैरह भी हुआ तो वो भी आ जाएगा और ये ऐड होकर फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्लांट आ जाएगी। लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं था। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटल है, नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे एडिशनल रिक्वायरमेंट ऐड करें। होमवर्क जो कर रहे हैं आप, कुछ तो आप भी करें ना, ताकि कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो। ये वाली चीज़ ना रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ एसेट, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है ना, दोनों साल पे। ओके, ठीक है बच्चों, हो जाएगा अब इंशाल्लाह। किसकी पिक्चर लेनी है फिर तुमने? कि नजर आ रहा है? मैं तो कहता हूं अलग अलग तस्वीर बना लो। अब वैसे ये सवाल हो जाना चाहिए, फिर भी मैं को 5-10 मिनट की अगर कोई याद रह गया मुझे तो अब मैं रिलैक्स हो गया तो याद रहा तो कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब तो हो ही जाना चाहिए। फॉर्मेट बन गया सारा, फिगर्स ही लिखनी थी बस, मैंने इसलिए लिखी कि जरा आपकी प्यास बाकी रहे और आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर लें, दैट्स इट। अच्छा जी, ओके जी, पास पेपर 2 हो गया। MCQ 3 में बच्चे कह रहे हैं कोई मसला है, पता नहीं क्या मसला है। थ्री में नहीं था, 3 में मुझे होना मसला था, 3 है ही नहीं।
फिर 11 कैसे? हाँ जी, फाइन लिमिटेड रिसीव्ड अ पत्र, ये किसी ने भेजा है मुझे, ये किसी ने कहा है मुझे, किसी ने भी नहीं कहा, तो कुछ भी नहीं था। 11 है तो ये 3 फिर किसने लिखा? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, जरा पढ़ें वैसे इसको, बहुत सिंपल है ये तो। चलना जी 11 ही कर लेंगे, वैसे 3 को देख लें, ये ना हो कि कुछ मसला हो किसी को। Which of the following is not a condition to commence capitalization of borrowing cost? अभी 3 कंडीशंस लिखी हैं हमने कैपिटलाइजेशन की। लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट। अंग्रेजी मुख्तलिफ हो सकती है पर बात यही है, ध्यान से पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर आर बीइंग इनकर्ड, ये तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट में आ गया। बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, बिल्कुल ये लोन रिसीव। देखो बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की बात नहीं कर रहा, बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो कब से इनकर होना शुरू हो जाता है? जिस दिन बैंक लोन देता है। तो बैंक ने जिस दिन लोन देना है उस दिन से इंटरेस्ट एक्रू होना शुरू हो जाता है, उस दिन से ऑनवर्ड इंटरेस्ट पे होता है। ऐसा ही है, जिस दिन बैंक ने लोन दिया उससे ऑनवर्ड जितने दिन वो पैसा इस्तेमाल करना है बिजनेस ने, बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड तो आ गया लोन रिसीव्ड वाली टाइम पॉइंट में तकरीबन। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग हैज कमेंस्ड, नहीं रीपेमेंट तो इस कैपिटलाइजेशन कमेंसमेंट के अंदर नहीं आता था। लोन रिसीव्ड ये सेकंड पॉइंट में आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट ये एक्सपेंडिचर आर बीइंग इनकर्ड में आ रहा है। एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस एसेट फॉर इंटरनेट यूज और सेल हैव कमेंस्ड, हाँ ये वही कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। ये क्या है जी? वो जो हमने लिखा था फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, यही लिखा था ना हमने इसको। उसके बाद बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, ये लोन रिसीव्ड होगा, तो लोन रिसीव ना हो तो बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं होती, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन यानी वर्क स्टार्टेड, हाँ ये चीज हमने कोई नहीं पढ़ी थी कि किसी ने लिखा बोरिंग कॉस्ट उस दिन से आपने शुरू करनी है, कैपिटलाइज करनी जिस दिन आप पहली किस्त लोन की पे कर दें, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन? सी इज नॉट अ कंडीशन। और जी और सेकंड एमसीक्यू, ये फिर इधर से कहीं से आई थी ये बात, सेकंड या थर्ड वाली। अच्छा जी, फाइन लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन, मसला क्या है इसमें? ये पूछ लें, मसला पूछ लें, फिर करवाऊं। फाइन लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन ऑफ 10 million at 7.5 on 1st April. The loan was specifically issued to finance building, specific loan है। Construction of store commenced on यकम मई, commencement of capitalization यकम मई को होगी फिलहाल तक लग रहा है। And it was completed and ready for use on 28 फरवरी 18। हमारा ईयर एंड है 31 मार्च। अच्छा, यानी कि हमारे साल में ही शुरू हुआ। हमारा साल कब शुरू होना है? यकम अप्रैल को, और ये यकम मई को शुरू कर रहे हैं काम, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे साल में शुरू होके काम हमारे साल में ही खत्म हो रहा है। एंड इट वॉज कम्प्लीट रेडी फॉर यूज ऑन 28 फरवरी बट डिड नॉट ओपन फॉर, हमें इससे क्या, हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड, ओ हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। सवाल बोरिंग कॉस्ट के अंदर एमसीक्यू पड़ा है, लेकिन बोरिंग कॉस्ट वाले के अलावा, कैपिटलाइज होने वाले के अलावा वाला एक्सपेंस उसने पूछा हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान करो, तो हमारा जो साल है उसके अंदर 12 महीने जो बनने हैं, ये कौन कौन से हैं? हमारा साल कब शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल को 2017। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनू की हो गया? देखो मेरे मार्च को क्या होगा तुम्हारी आवाज की वजह से। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, बस कंस्ट्रक्शन किस दिन कमेंस हो गई? यकम, तो इससे आगे तो कैपिटलाइजेशन शुरू करनी थी।
और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई? 28 फरवरी को। तो यहां पर ये सारा अरसा तो वैसे ही एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देना है हमने इंटरेस्ट को। तो इसका मतलब कौन सा अरसा बचा? एक ये अप्रैल का महीना और एक ये मार्च का महीना, यानी 2 महीने का इंटरेस्ट हमने फाइनेंस कॉस्ट में फेंकना है, बाकी 10 महीनों का इंटरेस्ट हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। तो सवाल में उसने रिक्वायर यही किया हुआ था कि कितना हमने फाइनेंस कॉस्ट में फेंकना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर फॉर द ईयर 31 मार्च 18। तो लोन कितनी अमाउंट का है? किधर गया? ये 10 मिलियन लोन है। 10 मिलियन इंटू 7.5% ये एनुअल हो गया, ठीक है जी, इंटू आंसर इज यार ऊपर 10 लिखा और नीचे 125, 0.125 बोलो बस फिर, ठीक है, वरना ऊपर भी 10 मिलियन लो, यही आंसर है। चलें जी आगे चल पड़े। ओके, बस ये थोड़ा सा काम ही है, उसके बाद एनपीओ रह जाएगा। हिम्मत करें थोड़ी सी। चलें जी, एग्जाम्पल 6 पार्ट ए बच्चे ने एक पूछा हुआ है, जिनके जिम्मे लगाया था ना उनमें से बच्चों ने फिर क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो अगर किसी को नहीं भी अगर वो क्वेश्चन है जहन में तो कोई बात नहीं है, सुन लें। वो तो मैंने अपने तौर पे लिखा हुआ है, वो किसी ने नहीं कहा, वैसे ही शायद दिल कर रहा होगा। इंडस फार्मा में ना असल में क्वेश्चन बहुत आ रहे थे ऑनलाइन वाले बच्चों के या FAR 1 वाले बच्चों के। एक पॉइंट है ना छोटा सा उसके अंदर, वो जो वैल्यू इन यूज के अंदर 2 चीज़ें एडेड हैं तो उनमें से एक नहीं होनी चाहिए, तो वो बस पॉइंट समझाना है, 5 मिनट की बात है। तो 10-1 मिनट दे दो इसको, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा देखो IAS 40 में क्या लिखा हुआ मैंने, चेक करो। मतलब कि मुझे कुछ नहीं मिला, अगर किसी को क्यूरी है तो पूछ लें। अब वो मतलब काम खत्म है, बस काम खत्म है, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आखिरी दिन है आज, आखिरी इंशाल्लाह। अच्छा ये आखिरी लेक्चर नहीं है, इसके बाद आखिरी लेक्चर है। अभी आप F पे पहुंचे हैं, फाइनल में पहुंच गए। मैं थोड़ी पहले कह रहा था ना, फाइनल में पहुंच गए। इसके बाद आपको ग्रीटिंग्स मिलेंगी, क्वालिफाई होंगे आप। जी क्लास है, ग्रीटिंग्स वाली क्लास। ओके अच्छा जी, एग्जाम्पल 6 पेज 216 पे है, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, खैर है। अच्छा चले एक काम कर लें, पेज 216 पे नोट करें एग्जाम्पल 6 का पार्ट ए, उसकी लास्ट जर्नल एंट्री में कोई मसला आ रहा है बच्चे को, ये आप सबने देख लेनी। पासिपर 2 इंडस फार्मा भी आपने देख लेना है, और IAS 40 को देख लेना, कोई क्यूरी तो नहीं है। मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। 2:30 बजे क्लास शुरू करते हैं, आधे घंटे की ब्रेक, ठीक है जी। ये पार्ट F क्लोज कर दें। अल्लाह से उम्मीद है कि पार्ट जी आखिरी हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, जो आपकी स्पीड है ना। लेकिन आज ख़त्म तो करना ही है हमने, 1-1.5 मुझे चाहिए एनपीओ के, 1 घंटा शायद काफ़ी हो, लेकिन चाहिए तो सही। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो बैठे नीचे बैठ जाएं, ठीक है जी। ये वाला क्लोज करें, इंशाल्लाह थोड़ी देर में फिर शुरू करते हैं अगला। अल्लाह हाफ़िज़।